हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री के अपने 14th और 15th चैप्टर, जो कि है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो 15th चैप्टर है वो है मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दोनों को ही कवर करेंगे। दोनों ही काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स है, साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें उनमें से रिड्यूस कर दी गई है। जो 14 चैप्टर है उसमें से सिर्फ हमसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली, फिर हो गए आपके सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन तीनों के आपको पूछे जाएंगे कंपोजिशन और चार चार फंक्शंस। और जो हमारा जो 15 चैप्टर रहेगा उससे पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन के जो एजेंसीज होते हैं, मेन एजेंसीज जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, उनके 4 फंक्शंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। मैंने कुछ 5 ऑब्जेक्टिव आपके लिए निकाला है रिसर्च करके, जो आपको अब तक के जो आपकी ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला जो है, वैसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन के, पर ये मेन भी आप कह सकते हो इसे, और आप कह सकते हो कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पहला टॉपिक, जो पहला पॉइंट है वो है टू सेव सक्सेसिंग जनरेशन फ्रॉम सोर्स ऑफ वॉर। मतलब जो आज की जो जनरेशन है, यूथ है, उन्हें वॉर से बचाना है। कि मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन ना आए जिससे वॉर हो। मतलब ज़्यादातर बातें या फिर कोई भी अगर डिबेट भी हो रहा है तो वो बातों तक ही ख़त्म कर दी जाए, कोई वॉर तक वो सिचुएशन ना जाए। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू टेक इफेक्टिव मेजर्स फ्रॉम रिमूवल थ्रेट्स एंड पीस। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करती है यूनाइटेड नेशन। तीसरा है कि वो फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं दूसरे नेशंस के साथ, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे हो गए इकोनॉमिक्स, सोशल और कल्चरल कैरेक्टर्स के प्रॉब्लम्स हो गए, वो सॉल्व करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है टू टैब्लिश द कंडीशन अंडर विच जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड टेरिटरीज। मतलब एक ऐसा कंडीशन इटैब्लिश करना उन्हें जिससे इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज़ को जस्टिस मिल सके। ट्रीटीज़ का मतलब आप जानते ही है, एक साइन होता है, ठीक है, जो आपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। फिर आता है हमारा पॉइंट 5 और लास्ट पॉइंट, टू प्रोमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन लार्ज फ्रीडम। कि हर इंसानों को अच्छे से जीने के तरीके वो सिखाते हैं। ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब हम बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली की तरफ। जाते हैं हम कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली में। यहाँ पर बोला गया कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो मेंबर होंगे जनरल असेंबली के, कंफर्म्ड है। ठीक है, साथ ही साथ जो असेंबली है वो साल में एक बार तो मिलती है, सितंबर में। और अगर स्पेशल सेशन हुआ तो फिर वो कन्वे कर जाता है आपके सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, और मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनके ऊपर चला जाता है कि सेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो स्पेशल सेशन के लिए बात हो जाती है। आप इस जनरल असेंबली को कह सकते हो कि एक किसी नेशन का पार्लियामेंट भी है एक तरीके से। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, और हर मेंबर सिर्फ 5 रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं जनरल असेंबली में, और हर स्टेट के पास सिर्फ एक वोट देने का या फिर एक वोट का हक होता है। उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते, और उससे उनके ज़्यादा उसके पास होता भी नहीं है। ठीक है, अब देख लेंगे हम हमारे जो फंक्शंस है, 4 फंक्शंस उसे। तो अब देख लेते हैं हमारे जनरल असेंबली के जो फंक्शंस है। पहला फंक्शन है वो है डिलिबरेटिव फंक्शन। डिलिबरेटिव का मतलब होता है डिस्कशन, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना। आते हैं नीचे। तो जनरल असेंबली किसी भी क्या बोलते हैं, पीस या सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके पास इतना पावर होता है कि वो जो भी डिस्कशन कर रही है, जो भी उसके जो सॉल्यूशंस ला रहे हो डिस्कशन के द्वारा, वो रिकमेंड कर सकते हैं आगे फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन पॉलिटिकल फील्ड एज वेल एज इन इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड हेल्थ फील्ड। इन सारी फील्डों में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो जनरल असेंबली के मेंबर्स जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं, और जो भी उनके जो सॉल्यूशन आई है वो रिकमेंड भी कर सकते हैं। हाँ, पर वो इस चीज़ को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिश नहीं कर सकते, ये फिर सीनियर्स के पास चल जाती है बात। ठीक है, अब देख लेंगे जो दूसरा फंक्शन है वो है सुपरवाइजरी फंक्शन। इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सुपरवाइजरी का मतलब क्या होता है। सुपरवाइजरी का मतलब होता है किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट के उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी। अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो जनरल असेंबली है वो यूनाइटेड नेशंस के लिए तो काम करती है, साथ ही साथ वो यूनाइटेड नेशन के अदर ऑर्गन्स और एजेंसीज के लिए भी काम करती है। ठीक है, जैसे
अदर एजेंसीज़ की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, सबके लिए वो काम करते हैं। और जो जनरल असेंबली है वो उन्हीं रिपोर्ट को कंसिडर करती है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा भेजी गई हो, या फिर जो यूनाइटेड नेशंस के अदर ऑर्गन्स है या फिर अदर एजेंसीज है उनके द्वारा भेजी गई हो। बस वो उन्हीं रिपोर्ट्स को मतलब रिसीव कंसिडर करते हैं आगे। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी जनरल है उन्हें एक साल भर की एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जनरल असेंबली के लिए, क्योंकि जनरल असेंबली वर्क कर रही है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो या फिर वो वर्क डायरेक्टली वो जो एनुअल रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशंस के लिए बना रहे हैं। तो ये था हमारा सेकेंड फंक्शन। अब देख लेंगे थर्ड फंक्शन जो है फाइनेंशियल फंक्शन। सो जनरल असेंबली ही कंसिडर करती है और अप्रूव करती है यूनाइटेड नेशन के बजट को। बस छोटी सी चीज़ थी। अब आता है इलेक्टोरल फंक्शन। सो जान लेते इलेक्टोरल फंक्शन देख लेते हैं। जो फोर्थ और लास्ट फंक्शन है वो है इलेक्टोरल फंक्शन। हमें 4 ही फंक्शंस पढ़ने थे, हमने 3 पढ़ लिया, ये चौथा है इलेक्टोरल फंक्शन। तो यहाँ पर है कि जो जनरल असेंबली है वो जनरली इलेक्ट करती है नॉन पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के मेंबर्स को। साथ ही साथ वो जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करती है वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन में करती है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं जनरल असेंबलीज एंड सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है। सो हमें 4 फंक्शंस कहा गया था पढ़ने को, हमने चारों फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है या फिर अगला पॉइंट जो कि है द सिक्योरिटी काउंसिल, उसके कंपोजिशंस और 4 फंक्शंस को। तो अब बढ़ते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंपोजिशन है वो सबसे पहले ये बता दें कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। बाकी ऑर्गन्स की तरह जैसे कि आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया या फिर जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है आपके यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। अब देख लेते हैं ये करता क्या क्या है। तो इट प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 17 जनवरी 1946 में और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1945 में। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 15 मेंबर्स, 15 मेंबर ये कंसिस्ट करता है, जिसमें 5 परमानेंट है। और वो परमानेंट कौन कौन है? वो परमानेंट है चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो बाकी 10 मेंबर्स है वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबलीज के लिए, ठीक है, फॉर 2 years ऑफ टर्म, 2 साल के लिए टर्म के लिए वो सेलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन ऑफ 5 मेंबर्स पर ईयर, हर साल 5 मेंबर इलेक्ट होते हैं और 5 ही मेंबर्स जो है वो रिटायर्स भी होते हैं। अपने 2 years का जो टर्म होता है उसको ख़त्म करके ही वो रिटायर होते हैं। जो रिटायर मेंबर है वो तुरंत एलिजिबल नहीं होते री इलेक्शन के लिए, मतलब एलिजिबल होते हैं पर तुरंत नहीं होते, कुछ समय बाद वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। साथ ही साथ वो खुद का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है मीटिंग के लिए। सो बहुत बड़ी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल खुद का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है अपनी मीटिंग के लिए, खुद का प्रेसिडेंट। फिर जो प्रेसिडेंट है वो सेलेक्ट किया जाता है रोटेशन मंथ बेसिस पे, ठीक है, रोटेशन मंथ और बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। हर मेंबर के पास एक ही वोट होता है और जो अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इज़ फॉर डिस्कशन ऑन प्रोसीडर मैटर्स। और अगर कोई प्रोसीडरल मैटर नहीं है तो वहाँ पर आपके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके भी वोट कंसिडर किए जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मैंडेटरी है वो 5 वोट भी वहाँ पर होने चाहिए। फिर आ जाता है जो प्रेसिडेंट है, फिर वही डिसाइड करते हैं कि वो जो मैटर है वो क्या बोलते हैं, किस नेचर का मैटर है, आपका नॉन प्रोसीड्यूरल है या फिर प्रोसीड्यूरल मैटर है। और फिर आ जाता है वीटो पावर। सो वीटो पावर एक नेगेटिव वोट एक परमानेंट के द्वारा दिया जाता है कि अगर मान लो कोई मैटर अगर प्रोसीड्यूरल है तो वीटो पावर के द्वारा उसे नॉन प्रोसीड्यूरल भी बनाया जा सकता है। तो ये था इसका कंपोजिशन। अब हम जान लेंगे इसके फंक्शंस। सो जो पहला फंक्शन है वो है इन्वेस्टिगेटरी रोल। सो यहाँ पर है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी डिसएग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल फ्रिक्शंस को बढ़ावा दे रहा हो। तो ये था पहला फंक्शन सिक्योरिटी काउंसिल का। दूसरा फंक्शन है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये वाला जो फंक्शन है
ये आपसे कहता है कि जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स का मतलब जानते हैं एग्रीमेंट, सॉरी आर्ग्यूमेंट हो गया या फिर डिसएग्रीमेंट हो गया, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट है उसको आप एक डिसेंट मैनर में सामने लाओ, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल यही कहता है सभी पार्टीज़ को कि आपके जो भी डिस्प्यूट है आप उसको एक डिसेंट मैनर, एक इज्जत, मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छे मतलब डिसेंट मैनर में आप उसको सामने लाइए और उसका सॉल्यूशन निकालिए बाय नेगोशिएशन या फिर मेडिएशन, एब्रीवेशन और अदर पीसफुल मीन्स से आप उसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड फंक्शन हमारा। अब देख लेते हैं थर्ड फंक्शन, जो कि है मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स। पर क्या होता है ना कि कोई भी जो है वो पैसिफिक सेटलमेंट नहीं चाह रहा था, जो भी आर्ग्यूमेंट करता था काफ़ी बुरी तरीके से करता था और कोई सेटलमेंट तो हो ही नहीं रहा था, सिर्फ लड़ाई हो रही थी। तो काउंसिल ने डिसाइड किया कि क्या क्या और मेजर्स हो सकते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं या फिर इसको बंद कर सकते हैं। तो इसमें मेजर आता है, सबसे पहला वो होता है कंप्लीट और पार्टिशियल इंटरप्शन ऑन इकोनॉमिकल रिलेशन, ठीक है। इंटरप्ट कर दिया इकोनॉमिकल रिलेशन में, इससे क्या हुआ, थोड़ा सा जो हालात है वो सुधरी, ठीक है। दूसरा क्या किया, इंटरप्ट कर दिया रेल, सी, एयर, पोस्टल एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन को थोड़ा सा बंद करना चाहा, ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट था वो था द सर्वेलेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। द सिक्योरिटी काउंसिल आर्ग्यूज द मेंबर्स स्टेट टू अप्लाई दीज सैंक्शंस अगेंस्ट द एग्रेसर्स। अब एग्रेसर्स है तो एग्रेसर्स एक जगह नहीं होते हैं, एग्रेसर्स क्या होता है, हर जगह होते हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए क्या किया सिक्योरिटी काउंसिल ने, सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक रिलेशंस थी उन पर इंटरप्शन लगाया, जिससे क्या हुआ, उन तक जो फाइनेंशियल है हेल्प वो नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो क्या कर रहे थे कि अपने जो एग्रेसर्स वाले जो कम्युनिटी थी उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। दूसरा था कि कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और तीसरा काफ़ी सारे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, मिलिट्री एक्शन। फिर सिक्योरिटी काउंसिल को क्या लगता है ना कि ये जो जितने भी अभी जो मेथड इन्होंने अपनाए थे ये ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अब मिलिट्री एक्शंस ही लगा दिए उनके ऊपर और काफ़ी सारे क्या करने लगे, स्ट्राइक्स करने लगे, ऑपरेशन करने लगे उनके ऊपर बाय लैंड, सी, फोर्सेस सप्लाइड मेंबर्स नेशन, और पूरी तरीके से इसको बंद करना चाहा। तो ये मिलिट्री एक्शन लगाई कि भाई आप बात से नहीं सुने हमें, अगर बोली से नहीं सुना आपने पैसिफिक सेटलमेंट में, तो हमने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अब आप उनसे भी नहीं सुन रहे हो तो मिलिट्री एक्शन लगा के फाइनली इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। सो ये था सिक्योरिटी काउंसिल्स और इसके कुछ फंक्शंस। अब हम देखेंगे, और जैसे कि हमें 4 फंक्शंस ही पढ़ने को कहा था, सो इलेक्टोरल फंक्शन भी है और एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स भी है। तो आपसे ऐसा नहीं है कि 6 फंक्शंस है और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे से इलेक्ट्रल फंक्शंस के बारे में पूछ देगा, तो इस तरीके से वो नहीं पूछेगा। बोर्ड को भी होश है कि मैंने 4 फंक्शन बोले थे तो बच्चा कोई भी 4 फंक्शन ही पढ़ कर आया होगा, तो वो क्या कहेगा आपको कि कोई भी 4 फंक्शन, 3 फंक्शन, 2 फंक्शन या फिर एक फंक्शन को एक्सप्लेन कर दो काफ़ी अच्छे तरीके से, और वही आपको 4 से 5 नंबर या फिर 3 से 4 नंबर का तो आराम से क्वेश्चन हो गई, ठीक है। सो हाँ, और जो बेसिक जो चीज़ है वो ध्यान में देखना कि अगर आपसे पूछेगा तो एक सीरीज़ वाइज पूछेगा कि इन्वेस्टिगेटरी रोल क्या था, पैसिफिक क्या था, उससे नहीं संभले तो फिर किससे संभले, और उससे भी अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर किससे बात बनी, ठीक है, उस तरीके से पूछेगा आपसे। तो ध्यान में रखना ये बात। अब हम देखेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, इसका कंपोजिशन और 4 फंक्शन, उसके बाद हम 15 चैप्टर पर बढ़ जाएंगे। सो इसका जो कंपोजिशन है उसको जानने से पहले कुछ बेसिक है वो जान लो कि ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, इनका एक अलग कोर्ट है, स्टैट्यूट ऑफ कोर्ट, वहीं पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं ICJ के, ठीक है। और ये बेसिकली इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, साथ ही एडवाइस देते हैं लीगल्स क्वेश्चंस पर। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इनके सक्सेस के पीछे PCIJ का हाथ है, जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पहले हुआ करता था लीग ऑफ नेशंस के टाइम, और जनरल असेंबली के टाइम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दिया गया। तो इतना जो सक्सेस है इसका वो उसी से है, मतलब आप कह सकते हो कि उनके पूर्वज का ही ये जायजात है, इस तरीके से समझो, आसान होगा। तो इसमें टोटल
ठीक है, कंपोजिशन पर आ जाते हैं। तो इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं और जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा मेजोरिटी ऑफ वोट्स में। ठीक है, जो भी मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो मेजोरिटी में होते हैं, जो भी जजेस इलेक्ट होते हैं। ठीक है, नो राइट ऑफ वीटो इन इलेक्टिंग जजेस। ठीक है, यहाँ पर वीटो का कोई भी काम नहीं है और वीटो यहाँ पर का शब्द यूज़ नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लो अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है तो उसको अगर डिससेलेक्ट करना है तो कोई पावर यहाँ पर ऐसी है ही नहीं। ठीक है, क्वोरम ऑफ 9 जजेस, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है कि कोई भी अगर डिसीजन लेना हो कोर्ट में तो वहाँ पर 9 जजेस का एक क्वोरम होता है और वो 9 के 9 वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी डिसीजन वहाँ पर मायने होगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही को इलेक्ट करते हैं फॉर 3 years ऑफ टर्म। एंड जब वो 3 साल के बाद जब रिटायर होते हैं तो वो अगेन वो रिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एक साथ कोई 2 जज कैन नॉट बी नेशनल्स ऑफ सेम स्टेट। 2 जज एक साथ कोई सेम स्टेट का जज नहीं कर सकता। इफ़ 2 person ऑफ सेम नेशनलिटी आर चूजन ओनली द एल्डर बिकम्स अ मेंबर ऑफ कोर्ट। अगर कोई 2 स्टेट के अलग अलग मेंबर्स को चुना जा रहा है तो जो पहला है वो मेंबर बन जाना चाहिए कोर्ट का, तभी दूसरा जज कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मेंबर्स कैन ओनली बी डिसमिस्ड बाय ओपिनियन ऑफ, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है उसके अदर मेंबर्स, उनके ओपिनियन से उन्हें डिसमिस किया जाएगा। साथ ही साथ उनके जो भी डिसीजन, मतलब जो भी जो कारण होगा वो सबके एक ही सेम कारण होना चाहिए, तभी उसको डिसमिस किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। और वो मेंबर स्टेट्स है, मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन है, और साथ ही साथ जो नॉन मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन है वो भी यहाँ पर अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। उसी बेसिस पर जो हमारा जजेस है उनको सेलेक्ट किया जाएगा या फिर रिमूव किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में अगर आपने इतना कुछ अगर अच्छे से समझ लिया है सो ये काफ़ी है। आपको 12th ग्रेड तक अगर आप आर्ट्स लेते हो तो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए इतना काफ़ी है। उससे ज़्यादा इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के बारे में अब तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे ही जल्दी से फंक्शंस जो है उन्हें कवर कर लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो हम पहला फंक्शन जो है कंपलसरी जुरिडिक्शंस को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी एक ICSE के स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे स्कूल में जो टीचर है वो कह रहे हैं कि ये कंपलसरी नहीं है पॉइंट, तो इसीलिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, और जो 4 पॉइंट है आपके, ये जो 4 पॉइंट है 2, 3, 4 और 5 वो आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि कंपलसरी जुडिक्शन जो फर्स्ट पॉइंट है अगर इम्पॉर्टेंट है या फिर अगर आपको पढ़ना है, सो एक कमेंट कर देना, 2 से 3 मिनट की उसके ऊपर वीडियो बनेगी, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा वॉलंटरी जुरिडिक्शन है, जिसे हम पहला कंसिडर कर रहे हैं। सो इसमें बताया गया है कि जो भी पार्टीज़ जो भी केस रेफर करती है इन्हें, वो सारे ये कवर कर लेते हैं, मतलब 110% अपना काम ये पूरा करते हैं। फिर आता है एडवाइजरी ओपिनियन। यहाँ पर जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन के जो भी अदर ऑर्गन्स है वो सभी रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि आप हमारे कोई भी जो लीगल क्वेश्चन है उन पर अपना एडवाइजरी दो, ओपिनियन दो। ठीक है, अगर इसको एग्जांपल से समझे कैसे वो क्यों करते हैं, तो आज भी अगर इंडिया पर अगर मान लो किसी पर भी आपको केस करना, कोई नेता हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट भी हो, या सरकारी जो गलत काम कर रही है, वो सीधा कोर्ट के पास जाता है। क्योंकि कोर्ट में जस्टिस मिलता है, इसीलिए। तो जो भी हमारे जो भी बड़े ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सभी कोर्ट के पास आते हैं कोई भी अगर इंपॉर्टेंट या फिर बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन है उस पर एडवाइस लेने के लिए और ओपिनियन लेने के लिए। तो अब देख लेते हैं जल्दी से हमारा थर्ड पॉइंट, कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है कि जो कोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ में, और साथ ही साथ वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है। वो जानते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें एक एग्ज़ाम की रिक्वायर्ड है, जिससे जो हमारा इंटरनेशनल कस्टम है, जुडिशियल डिसीजन है और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, वो और भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगी तो बेस्ट कैंडिडेट्स आएंगे और उससे फिर आगे काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए। तो यही था। हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, और इस चैप्टर का लास्ट ही पॉइंट या फिर लास्ट टॉपिक क्या पॉइंट ही है। तो ठीक है, इवॉल्विंग प्रोसीडियर फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स द कोर्ट में सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट्स, इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो कोर्ट टीम मेंबर या फिर आप कह सकते हो जो जजेस है, वो काफ़ी सारे यहाँ पर जो फंक्शन देती है हमारे
क्या बोलते हैं यार, काफ़ी सारे लॉज देती है या फिर काफ़ी सारे आइडियाज़ देती है या फिर ओपिनियन या फिर एडवाइस देती है कि कैसे हम जो डिस्प्यूट्स है उसको एक डिसेंट मैनर में लोगों तक बोलो कि आप जो भी आपके डिस्प्यूट्स है उसको हमारे तक लीगल मैनर में या फिर डिसेंट मैनर में पेश करें, तभी हम इसे सुनेंगे। अगर आप एग्रेसर्स की तरह आओगे तो फिर जैसा सिक्योरिटी काउंसिल ने किया था हम वैसा ही करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। और आखिर उन्होंने सेम प्रोसेस फॉलो भी की, ठीक है। जो भी सिक्योरिटी काउंसिल में फॉलो किया गया था एग्रेसर्स को शांत कराने के लिए, आपका पैसिफिक सेटलमेंट हो गया, फिर आपका मेजर्स फॉर नॉट इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ आर्म फोर्स हो गया, और लास्ट में मिलिट्री एक्शन। तो सेम चीज़ सिक्योरिटी काउंसिल में जो कराई गई थी वही आगे हुआ। तो वही आपको वापस से एक बार पढ़ लेना है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसके लिए, ठीक है। सो ये हो गया चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म। अब हमें देखना है हमारा जो 15th चैप्टर है वो। तो 15th चैप्टर से हमें क्या पूछने वाला है, ये रहा उसका सिलेबस और सभी चीज़ें हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने जो भी है एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा सबसे पहले कि यहाँ पर आपसे सिर्फ एक ही टॉपिक आने वाला एग्जाम में, वो आने वाला 4 फंक्शन ऑफ मेजर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो जो भी मेजर एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन के, उनके 4 फंक्शंस आपको याद करने हैं। तो कौन कौन सा मेजर एजेंसी है, यूनिसेफ, ठीक है, कौन, और WHO, और फिर जो हमारा थर्ड मेजर एजेंसी है वो है यूनेस्को। तो आपको सभी के इटैब्लिश डेट याद रखने हैं। जैसे यूनिसेफ 1946 में इटैब्लिश हुआ था, WHO 7 अप्रैल 1948 में, और यूनेस्को 4 नवंबर 1946 में। इनके हेडक्वार्टर्स याद कर लो, जैसे कि यूनिसेफ के आपका न्यूयॉर्क है और उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी छोटे से आप पढ़ते आ रहे हो, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, आप सभी के स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई भी फंक्शन को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी नॉर्मल इंग्लिश में यार लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, आप 10th तक यहाँ तक आ गए हो, तो इतनी इंग्लिश आपको आती ही होगी कि आप आराम से इसको पढ़ के आराम से समझ लो। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर ख़त्म। सो हमने आज 14th और चैप्टर 15th हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जो भी एक्सप्लेन करने की चीज़ थी वो चैप्टर 14 में थी, 15 में कुछ भी नहीं था, यही था नॉर्मल सा चीज़ 2 पेज का। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो अच्छा एक सेकेंड, इस वाली चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट नहीं ली होगी ना, हाँ इसका भी ले लो, WHO का है ये, इसके बाद ये। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और साथ ही साथ ये भी बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। बाय।